हेलो एवरीवन, फिर से मौजूद हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, और बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। समय हो तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। और मैं दीपक कुमार साहब, और नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, इन पे हम बात करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बने होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो इट इज़ अ बेसिक इंडिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी डिफाइंड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वही होता है जिसे हम किसी उसको डिफाइंड करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, आप जानते हैं। तो स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस और टाइम के जरिए, यानी स्पीड को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के जरिए। यानी स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और टाइम पे, तो स्पीड इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वैसे क्वांटिटी जो इस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते, डिफाइंड नहीं किया जा सकते, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वे कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। रिमेंबर, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड 7 बेसिक क्वांटिटी होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर आप जानते हैं तापमान, लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि कहीं पर से जैसे एक बल्ब है, वो बल्ब लाइटनिंग करता है, जब वो जलता है तो उसकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी वो कितना ब्राइटनेस दे रहा है, वही आप उसका लुमिनस इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ के आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स कि कोई भी मैटर का मात्रा क्या है, क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ाई करेंगे। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर एंड मोल। ओके, एंड देयर आर 2 supplementary units and those are plane angle and solid angle. Plane angle has unit radian and solid angle has unit steradian. ओके, तो प्लेन एंगल क्या है कि जिसको हम 2 डायमेंशन में खींचेंगे, यानी एक्स वाई प्लेन पे खींच पाएंगे, वो आपका प्लेन एंगल होगा। सपोज कि ये जो है ये 30 डिग्री है। ओके, तो 30 डिग्री हियर इट इज़ अ प्लेन एंगल। ओके, तो यहाँ तो डिग्री में मेज़र कर रहे हैं, इसको हम रेडियन पे भी मेज़र कर सकते हैं। तो 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन पे मेज़र करेंगे तो π/6 रेडियन होता है। ऑलराइट, तो रेडियन इज़ द ऐसा यूनिट। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल आप बर्थडे टोपी देखे होंगे, बर्थडे टोपी कैसा होता है? इस तरह से होता है। तो ये जो एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल, इसको हम लोग स्टेरेडियन से मेज़र करते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त करते हैं। जैसे चलिए डेफिनेशन को एक बार रीड कर देते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग दैम इज कॉल्ड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए स्पीड, ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आप जानते हैं। दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही तो है। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट इज ऑल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड बाय डिवाइडिंग वी गेट स्पीड। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। मास इज अ फंडामेंटल बट एक्सलरेशन इज नॉट फंडामेंटल, बट एक्सलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, तो देयर विल बी टाइम स्क्वायर। ओके, तो मास, लेंथ, टाइम, अगेन द फोर्स डिपेंड ऑन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स अगेन मास, लेंथ, टाइम पे डिपेंड करता है, एंड यहाँ और एक लेंथ है, तो इस तरह से ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ का क्यूब होता है, डेंसिटी जानते हैं आप, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ऑल दिस आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इस तरह से बाकी 7 जो छोड़ करके, और 7 फंडामेंटल छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटी है वो आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। बात करते हैं
स्टैंडर्ड यूनिट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी एक यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट बनने के लिए कौन से गुण जरूरी है। देखिए, जो भी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसके लिए जरूरी होता है कि वह वेल डिफाइंड हो, यानी सुपरिभाषित हो, प्रॉपर साइज का हो, इजीली एक्सेसिबल हो। प्रॉपर साइज मीन्स आप जैसे इसका साइज कितना है, इसका साइज जितना भी है इसको हम इजीली कैरी कर पा रहे हैं, इसको हम इजीली मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं, कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, कहीं भी इसको हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो वही बात है कि प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, यानी कोई भी बिना समस्या के डिफ़िकल्टी के हम किसी भी स्थान पे उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा हम उसको बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं उसका। नॉट चेंज विथ टाइम प्लेस एंड फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर एंड टाइम। तो फिजिकल कंडीशन के साथ, जगह के साथ, समय के साथ वह चेंज नहीं होना चाहिए। वाइडली एक्सेप्टेबल, यानी बृहद पैमाने पर माने सब जगह बोल सकते हैं कि वो स्वीकार होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे मास को मेज़र करने के लिए क्या होता है, केजी का इस्तेमाल किया जाता है। केजी इज़ द यूनिट ऑफ द मास एंड यू नो दैट केजी इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मास। ओके, लेकिन एक केजी होता क्या है, एक सवाल तो आएगा, एक केजी होता क्या है। कैसे कोई बोल दिया, जैसे आप जब दुकान जाते हैं तो आप देखिएगा कि एक बटखरा होता है इस तरह का और यहाँ लिखा रहता है 1 केजी, लेकिन किसने बोल दिया कि यही 1 केजी कहलाएगा? क्या कोई भगवान का वरदान था? नहीं, 1 केजी को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। यही जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर की चीज़ें हैं, इन्हीं को लेकर के 1 केजी को डिफाइन किया गया और वो डेफिनेशन सब फॉलो करेगा। तो इसीलिए 1 केजी कोई भी बना सकता है अगर वो डेफिनेशन वो जानता होगा। तो मैं शुरुआती दौर का बात कर रहा हूँ, अभी 1 केजी का डेफिनेशन कुछ अलग है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें प्रॉपर समझ में आए इसके लिए मैं समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या था ना, 1 केजी जो होता था 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे, 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम पे जितना H2O कंटेन करेगा उसी को हम लोग कहेंगे 1 केजी। यानी 1 डेसीमीटर क्यूबिक एक वॉल्यूम बनाया गया, इसमें H2O रखा गया, यानी पानी, सिर्फ H2O होना चाहिए, रिमेंबर, उसमें NaCl माने बाकी मिनरल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि एक डिस्टिल वाटर, तो इसमें जितना डिस्टिल वाटर रखा जा सकता है, कंटेन कर सकता है ये, अब वही कहलाएगा 1 केजी। तो क्या इन सब चीज़ों को ये फुलफ़िल कर रहा था? हमारा जो वाटर है, H2O है, क्या वो वेल डिफाइंड था? यस, वाटर इज़ वेल डिफाइंड एंड दी फार्मूला इज़ वेल डिफाइंड कि 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे जितना वाटर रहेगा, तो दैट इज़ वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। अब प्रॉपर साइज, हाँ, इसे कैरी किया जा सकता है। 1 डेसीमीटर कितना होगा आप जानते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 100 मिलीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। ऑलराइट, तो 10 सेंटीमीटर आप जानते हैं 10 सेंटीमीटर कितना होगा। अब ये देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ, तो इतना लेंथ, इतना ब्रेथ, ओके, और इतना ही हाइट, तो इतना साइज का एक बॉक्स बनाया गया और उसमें जितना H2O रखा जा सकता है वही कहलाएगा 1 केजी। तो ये प्रॉपर साइज का था। ओके, इजीली एक्सेसिबल, बिल्कुल, H2O तो हर जगह अवेलेबल है, बस उसको हमको प्यूरीफाई करना होता है थोड़ा, माने उसमें मिनरल्स वगैरह को हटाना पड़ेगा। तो ये इजीली एक्सेसिबल है, रिप्रोड्यूसेबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिल्कुल, इसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वेपर बन गया तो उसको वापस हम लोग कंडेंस करके उसको वाटर में ला सकते हैं। डो नॉट चेंज विथ टाइम प्लेस एंड फिजिकल कंडीशंस। हाँ, चेंज तो होता है, ये एक प्रॉब्लम था कि वो चेंज होता है, टेम्परेचर प्रेशर के साथ वो चेंज हो सकता था। ओके, वाइडली एक्सेप्टेबल, यहाँ वाइडली एक्सेप्टेबल भी था, लेकिन इन्हीं कुछ कुछ प्रॉब्लम के चलते आज ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन पाया, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट के लिए डेफिनेशन नहीं लिया जा सका। तो आज जो डेफिनेशन है वो आज हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। 1 केजी का डेफिनेशन क्या है, मीटर का डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग का अगला जो पढ़ाई है उसी पे है।
तो आपको समझ में आया कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ यूनिट। मेंशन वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई। तो हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। तो सीजीएस सिस्टम फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ऐसा जो होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ये आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे क्या होता है पूरे तरीके से, लेकिन इसका फुल फॉर्म ऐसा ही है। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड। ऐसे ही एफपीएस सिस्टम में लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकंड। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। अब बात है कि ये अलग अलग सिस्टम क्यों। आज हम लेके चलते हैं ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, कहीं भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, क्या ये सब पढ़ने की ज़रूरत है? ये सब का क्या ज़रूरत है? ये सब चीज़ों पे हमें बात करनी है। तो देखिए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ये मान के चलता है कि देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है? मास, लेंथ, टाइम, लेंथ मास टाइम, ओके। एफपीएस सिस्टम भी बोलता है कि देयर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स 3 फंडामेंटल यूनिट्स। एमकेएस सिस्टम बोलता है देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स। ऐसा सिस्टम बोलता है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स। और वही चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन इन सब का अलग अलग सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा? देखिए एफपीएस सिस्टम, पहले हम इसी को बात करते हैं, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम क्यों? क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन पूरे दुनिया के साथ, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था मीन्स कि उस समय हमारा मीडियम नहीं था कम्युनिकेशन के लिए, यानी हम पहुंच नहीं पाते थे एक देश से दूसरे देश। आज हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। तो वो समय था जब साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं किया था, डेवलप नहीं किया था। उस समय कम्युनिकेशन हमारा मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ बड़ा मुश्किल था। तो उस समय जो देश अपना जैसा सका मेज़रमेंट एक सिस्टम तैयार किया कि हम इस तरह से मेज़रमेंट सिस्टम लेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो हमारे गांव देहात पे अभी भी कुछ दिन पहले तक चलता था, हमारे दादा परदादा के समय तक हम बोल सकते हैं कि हम लोग लेंथ का मेज़रमेंट के लिए हम लोग हाथ का इस्तेमाल कर लेते थे, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। वैसे ही मास का मेज़रमेंट के लिए हम लोग कोयला का इस्तेमाल कर लेते थे। इस तरह से होता था। तो मेज़रमेंट का हम लोग का अलग अलग यूनिट हम मान के चल रहे थे। तो वैसे ही ब्रिटिश में जो ब्रिटिश थे वह लेंथ का मेज़रमेंट फुट से करते थे, मास का मेज़रमेंट पाउंड से करते थे, टाइम का मेज़रमेंट सेकंड से करते थे। लेकिन ये उन जगह तक ही जा पाया जिस जगह तक ब्रिटिश जा पाए, यानी ब्रिटिश का जिस जिस देश में राज था, जहाँ जहाँ वो व्यापार के लिए गए थे, वहीं वहीं पर एफपीएस सिस्टम भी उन्होंने लागू किया। यानी मूल रूप से ये व्यापार के लिए ही काम में आया जो हमारा एफपीएस सिस्टम है, ओके। लेकिन एफपीएस सिस्टम में दिक्कत ये थी, जैसे एक फुट आप जानते हैं होता है 12 इंच, वैसे ही 1 पाउंड होता है 4, 5, 6 ऐसा कुछ होता है, 4, 5, 7 या फिर ऐसा कुछ, इतना केजी होता है। सॉरी 0.457 केजी, मतलब लगभग 450 ग्राम हम बोल सकते हैं, लगभग इतना होता है 1 पाउंड, इतना ग्राम होता है। तो ये एक मनमाना बोल सकते हैं कि एक अपने मनगढ़ंत एक मनमाना लिया हुआ एक सेट किया हुआ एक डेटा था कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 पाउंड इज इक्वल टू इतना होगा। लेकिन इससे दिक्कतें बढ़ी और फिर आया मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के दौरान आया। उस समय साइंटिस्ट लोगों जो भी साइंटिस्ट थे उनको इसमें बड़ा दिक्कतें हुई कि ये सिर्फ व्यापार तक नहीं कि हम मैकेनिक्स का पढ़ाई करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई करेंगे, हम ग्रेविटेशन का पढ़ाई करेंगे, हम थर्मोडाइनमिक्स का पढ़ाई करेंगे, और जो भी ये सब चीज़ों का स्टडी होगा, इन सब में जो रिसर्च होगा, उसमें एफपीएस सिस्टम बड़ा कन्फ्यूज़न था
मैंने इस सिस्टम को लेके चलना बड़ा ही कन्फ्यूज़न, बड़े गलतियाँ हो रही थी कैलकुलेशंस पे। तो फिर लाया गया मैट्रिक सिस्टम, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो डेसिमल सिस्टम, जहाँ पर हम लोग 10 का मल्टीपल में हर चीज़ों को देखने लगे। ओके, 10 का मल्टीपल में आप इस तरह की चीज़ों को देखे होंगे, इस तरह की चीज़ों को 3 इंटू 10 का पावर 3, 3 इंटू 10 का पावर 2, इस तरह की चीज़ें। तो ये मैट्रिक सिस्टम होता है। या फिर डेसिमल में कि 0.003 kg, ये मैट्रिक सिस्टम होता है। तो इस तरह का सिस्टम में कोई भी कैलकुलेशन करना बड़ा ईजी होता है और ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। तो ट्रेडिंग के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ ये फिज़िक्स का स्टडी में भी काम आया मैट्रिक सिस्टम। एंड मैट्रिक सिस्टम मीन्स CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। ओके, तो फिर से ये दोनों अलग अलग क्यों? देखिए, सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल होता था माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, मतलब माइक्रो फिजिक्स का स्टडी करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये सब में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स के चीज़ों को स्टडी करने के लिए सीजीएस का ज़रूरत पड़ा। ओके, इसमें लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। MKS सिस्टम जहाँ पर आपका औद्योगिकरण हुआ, जहाँ पर आपका फैक्ट्रियाँ बनी, व्यापार हुआ, कार, जैसे मान लीजिए कि कार का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती हो रहा है, वहाँ मेज़रमेंट के लिए MKS सिस्टम का ज़रूरत पड़ा। तो ये आपका छोटे चीज़ों का मेज़रमेंट के लिए, आपके बड़ी चीज़ों का मेज़रमेंट के लिए, एंड बोथ दिस आर मैट्रिक सिस्टम। अब भी लेकिन कन्फ्यूज़न कम नहीं था, और इसी को सहूलियत के लिए फिर लाया गया SI हम बोल सकते हैं कि MKS का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। MKS 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लेके चलता है, SI 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके चलता है। तो MKS का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ऑलराइट, आपको समझ में आया होगा। सो फाइनली जो दुनिया भर में अब जो लेके चला जाता है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट को लेके चला जाता है, वो होता है SI यूनिट, ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, तो SI यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1960। इसको 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया। किसके जरिए? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। ये है क्या? आप बोल सकते हैं कि टीम है साइंटिस्ट लोग का, जो इस तरह के यूनिट्स को, यूनिट्स का डेफिनेशन या फिर नए फिजिकल माने के लिए यूनिट्स, तो इन सब पे स्टडी करता है, इन सब पे रिसर्च करता है, या फिर इन सब को लेकर के कोई फाइनल आंसर करता है। ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म है MKS सिस्टम का। इन SI देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो SI में 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। चलिए हम अगले क्लास में बात करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसके डेफिनेशन पर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी ठोक दीजिए। ओके, और आपको जहाँ कहीं भी समझ नहीं आया हो, आप ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मैं उसको और भी क्लियर करके आपके सामने रख पाऊँ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।